जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा पिछला जो वीडियो था अध्याय प्रथम का, आशा करता हूं शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम दूसरा अध्याय लेकर चलते हैं जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन जनजातियों में आप लोगों के जो अध्याय है या लेसन है उसमें 4 जनजातियों के बारे में दे रखा है। एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड, ये 4 जनजातियां हैं जिनमें से 2 जनजातियां भारत की हैं और 2 विश्व की हैं। अब हम जो आप लोग का लेसन शुरू करेंगे कि विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, ट्राइब्स, जिनकी अगर हम बात करें तो पहले एक बात आती है कि जनजातियां किसे कहते हैं। जनजातियां या ट्राइब से मतलब है कि आदिम समाज से पिछड़े हुए वे लोग जो आज भी घने जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम क्षेत्रों में या बर्फीले इलाकों में निवास करते हैं और ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां की जलवायु दशाएं बहुत ही कठोर होती है। इन विश्व की प्रमुख जनजातियों में जैसे एस्किमो है, बुशमैन है, भील है, गोंड है, संथाल है, इसके अलावा राजस्थान में ग्रासिया है, सहरिया है, मीणा है। इन जनजातियों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। इनमें हमारे सिलेबस में 4 जनजातियां दे रखी है, तो इनको पार्ट वाइज लेकर चलेंगे। तो आप लोगों का अध्याय 2 है, उसका पहला पार्ट है एस्किमो जनजाति, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति। तो पहला पॉइंट है इसमें परिचय। एस्किमो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले मानव। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला मानव, अर्थात ये कच्चा मांस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ध्रुवीय या आर्कटिक प्रदेशों में निवास करने वाले जो एस्किमो लोग होते हैं उनको कच्चा मांस खाने वाला मानव कहा जाता है। दूसरी बात आती है हमारी निवास क्षेत्र की। तो एस्किमो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग जहाँ निवास करते हैं वहां की जलवायु दशाएं बहुत ही कठोर है। ये लोग आर्कटिक प्रदेश के टुंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं। लगभग विश्व में 60 से लेकर 75 डिग्री उत्तरी अक्षांशों वाले क्षेत्रों में, विश्व में 60 से लेकर 75 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र आते हैं, जिनमें आर्कटिक प्रदेश या टुंड्रा क्षेत्र आते हैं, उन टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं। मुख्यतः इनके जो निवास क्षेत्र है वो है अलास्का, उत्तरी कनाडा, बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग, स्कैंडिनेविया तथा साइबेरिया। एस्किमो जनजाति के जो निवास क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? अलास्का, उत्तरी कनाडा, बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया वाले इलाकों में, जिनको आर्कटिक क्षेत्र या टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। ये बर्फीले इलाके हैं और ये इलाके 60 से 75 डिग्री उत्तर अक्षांश वाले क्षेत्रों में आते हैं। अगर हम बात करें इनके निवास क्षेत्रों की तो
यहाँ पे ये छोटा सा विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में अगर हम बात करते हैं तो जो जो क्षेत्र एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं अलास्का। जो ध्रुवीय प्रदेशों में या टुंड्रा प्रदेशों में आता है, बर्फीले इलाके हैं। ये वाले जो इलाके आते हैं ये कनाडा के इलाके आते हैं, उत्तरी कनाडा के। यहाँ पे यूएसए और कनाडा, ये वाला यूएसए है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और ये पूरा कनाडा आता है। अलास्का यूएसए के अधीन आता है। यहाँ वाला जो इलाका आता है ये मेक्सिको है। ये वाला दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया और यूरोप वाले इलाके आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। यहाँ पे ये कमचटका प्रायद्वीप आ जाता है। ये वाले जो इलाके हैं इन इलाकों में अलास्का, कनाडा, यहाँ पे ग्रीनलैंड वाला ये जो इलाका आ जाता है, ये बेफिन द्वीप वाले इलाके आ जाते हैं। ग्रीनलैंड का दक्षिणी पश्चिमी भाग ये स्कैंडिनेविया है। स्कैंडिनेविया में मुख्यतः 4 देश वाले इलाके आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ये चारों जो प्रदेश आते हैं, इन चारों प्रदेशों वाले इलाकों को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेविया कहा जाता है। और ये वाला जो पूरा इलाका आता है ये उत्तरी साइबेरिया वाला इलाका आता है। तो एस्किमो जनजाति के जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ पे है? ध्रुवीय प्रदेशों में या आर्कटिक प्रदेशों में, अलास्का, कनाडा, बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया वाले इलाके हैं, ये इनके निवास क्षेत्र कहलाते हैं। तीसरा है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति के लोग मुख्यतः मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित हैं। विश्व में मानव को शारीरिक संरचना के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया गया है। ग्रिफी टेलर के द्वारा मुख्यतः विश्व में मानव को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया गया था, जिनमें एक नाम आता मंगोलॉयड। मंगोलॉयड जो प्रजाति है उस प्रजाति की क्या शारीरिक संरचना है? जैसे आप लोग चीन और जापान वाले लोगों को देखते हो जिनका रंग हल्का पीला होता है और आंखें तिरछी होती है, वो मुख्यतः मंगोलॉयड प्रजाति के लोग होते हैं। तो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनकी शारीरिक संरचना कैसी है? वो लोग मुख्यतः मंगोलॉयड प्रजाति के, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना मंगोलॉयड प्रजाति से मिलती जुलती है। कद मंझला होता है, बाल काले और घुंघराले होते हैं, चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, इसके अलावा आंखें तिरछी होती है। ये इनकी मुख्यतः शारीरिक संरचना होती है। कदकाठी काफी सुडौल होती है इनकी। तो इनकी शारीरिक संरचना कैसी है? एस्किमो जनजाति के लोग मंगोलॉयड प्रजाति से जुड़े हुए हैं। इनका कद मंझले आकार का होता है, इनके बाल काले और घुंघराले होते हैं, चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, आंखें तिरछी होती है और चेहरे का जो रंग है वो हल्का पीलापन लिए हुए रहता है और कदकाठी काफी सुडौल होती है। ये इनकी शारीरिक संरचना है। अब बात आती प्राकृतिक वातावरण की। प्राकृतिक वातावरण में बात करेंगे हम मुख्यतः एक तो जलवायु की, जलवायु के अलावा वनस्पति और वहां पे कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग जहां निवास करते हैं वहां की जलवायु दशाएं बहुत ही कठोर है, वहां पे रहना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे औसत तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है। सर्दियां बहुत लंबी होती है, कम से कम 8 से 9 महीने तक लंबी सर्दियों की ऋतु होती है। 2 या 3 महीने की ऋतु वसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन ऋतु के रूप में होती है। कठोर सर्दियां पड़ती है और सर्दियों में तापमान हमेशा माइनस में भी चला जाता है या 0 डिग्री से भी बहुत नीचे तक गिर जाता है। चारों तरफ बर्फ जमी हुई रहती है और बर्फ की आंधियां यहाँ पर तीव्र गति से चलती है। ये यहाँ की जलवायु दशाएं या जलवायु की कठोर दशाएं पाई जाती है। ऐसी दशाओं में ये लोग निवास करते हैं। सर्दियां जब पड़ती है भयंकर और चारों तरफ बर्फ जमी रहती है तो वनस्पति का यहाँ पे अभाव पाया जाता है। गर्मियों में 2 या 3 महीने जब थोड़ी सी बर्फ पिघलती है तो वनस्पति के रूप में काई, लिचेन, सेवाल, इसके अलावा रंग बिरंगे फूलों वाले छोटे छोटे पौधे यहाँ पे उगाते हैं जो वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें ध्रुवीय भालू है, रेनडियर है, ध्रुवीय खरगोश है, ध्रुवीय लोमड़ी है, भेड़िए है, कुत्ते हैं। इस प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के समुद्री इलाकों में या महासागरीय इलाकों में व्हेल, वालरस और सील, ये मछलियां मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इनकी आर्थिक क्रियाएं। तो इनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन आर्थिक क्रियाओं को भी अलग अलग
बिंदुओं में विभाजित किया गया है। आर्थिक क्रियाओं में सबसे पहले बात आती है इनकी आखेट की, क्योंकि इनका जीवन यापन या जीविकोपार्जन का सबसे मुख्य आधार क्या है? आखेट है। ये आखेट के द्वारा ही अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। आखेट की बात करते हैं हम। अब है आर्थिक क्रियाओं में पहले नंबर पे है आखेट। एस्किमो जनजाति के लोगों का जीवन यापन का मुख्य आधार आखेट है। ये लोग मुख्यतः मांस खाते हैं या कच्चा मांस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनकी जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो आखेट है। ये जीव जंतुओं का शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आखेट जो है, इनकी आखेट क्रिया को मुख्यतः अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है ऋतुओं के आधार पे। सबसे पहले आता है शीतकालीन आखेट। यहां से क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों के एग्जाम में कि एस्किमो जनजाति में शीतकालीन आखेट को समझाइए, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। शीतकालीन आखेट की बात करेंगे, जब शीत ऋतु आती है जो लंबी होती है 8 से 9 महीने की, चारों तरफ बर्फ जमी रहती है और यहाँ पे जो इलाके होते हैं उन इलाकों में मुख्यतः समुद्री जो इलाके होते हैं आर्कटिक प्रदेश के, उन समुद्री इलाकों में ऊपर बर्फ की मोटी मोटी परत जमा होती है और नीचे समुद्री इलाकों में पानी भरा हुआ रहता है। और इन बर्फ की मोटी मोटी परतों के बीच में छिद्र बने हुए रहते हैं। इन छिद्रों से होकर यहाँ पे जो सील मछली होती है, वो सील मछली पानी से बाहर आ जाती है दूध फेंकने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रकार से ये सील मछली यहाँ पे पानी के नीचे तैरती रहती है। एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो शिकार करने के लिए मुख्यतः पुरुष जाते हैं और कुत्तों को साथ लेकर जाते हैं, ताकि कुत्ते सूंघ कर शिकार का पता लगा लेते हैं। और एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनमें शीतकालीन जो शिकार है उसमें 2 तरह की पद्धतियां आती है, एक माउपाक और दूसरी आती है इतुरपाक। सबसे पहले हम बात करते हैं माउपाक की। इस पद्धति में क्या होता है, जहां पे बर्फ के बने हुए छिद्र होते हैं बर्फ के बीच में, उन छिद्रों पे एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, हड्डी के टुकड़े लगा देते हैं। इन हड्डी के टुकड़े लगाने से यहाँ पे क्या होता है, सील मछली जब आती है तो यहाँ पे हड्डी के टुकड़े हिल जाते हैं। और एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो एक भालेनुमा हथियार होता है जिसे हार्पून कहा जाता है। जब हड्डी का टुकड़ा हिलता है या हड्डी की छड़ हिलती है तो इनको पता चल जाता है कि छिद्र के पास सील मछली आ चुकी है, और वो भाले से क्या करते हैं, जोर से उस पर प्रहार करते हैं और भाले से प्रहार करके सील मछली का शिकार कर लेते हैं। शिकार करने की इस पद्धति को माउपोक कहा जाता है। माउपोक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, अर्थात इन लोगों को शिकार करने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बहुत देर तक इन लोगों को इंतजार करना पड़ता है। इसलिए शिकार करने की पद्धति को क्या कहा जाता है, माउपोक कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रतीक्षा करना है। शिकार करने की जो दूसरी पद्धति है उसमें 2 पुरुष होते हैं या 2 व्यक्ति होते हैं जो दोनों अलग अलग छिद्रों के पास बैठे हुए रहते हैं। 2 अलग अलग छिद्रों के पास बैठे हुए रहते हैं और एक व्यक्ति क्या करता है, हड्डी का टुकड़ा लेकर सील मछली को वहां पे या भोजन, हड्डी के टुकड़े या फिर किसी भी प्रकार के जो मछलियों के द्वारा खाने वाले भोजन रहते हैं या मांस का टुकड़ा लेकर यहाँ बैठे रहते हैं और उस मांस के टुकड़े द्वारा क्या करते हैं, सील मछली को आकर्षित करते हैं। सील मछली उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए क्या करती है, आती है। दूसरा वाले व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा रहता है और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति बैठा रहता है। एक व्यक्ति सील मछली को आकर्षित करता है, बुलाता है मांस के टुकड़े द्वारा, और सील मछली लालच में मांस का टुकड़ा खाने के लिए जब इधर से आती है, इधर से गुजरती है, तो वो क्या करता है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकेत कर देता है कि यहाँ से सील मछली आ रही है। तो वो क्या करता है, दूसरे छिद्र के पास से जैसे ही सील मछली गुजरती है वो क्या करता है, हार्पून नामक भाले से उसका शिकार कर लेता है। शिकार करने की इस पद्धति को इतुरपाक के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है यहाँ पे बसंतकालीन व ग्रीष्मकालीन शिकार। बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन शिकार की बात करें तो इस समय 2 या 3 महीने की जो ऋतुएं होती है, बसंतकालीन मार्च के बाद की बात है। मार्च के बाद बसंत काल शुरू हो जाता है और थोड़ी बहुत बर्फ पिघलने लग जाती है और यहाँ पर पीले फूलों वाले पौधे, शैवाल, काई, लीचन आदि पौधे उगाते हैं, जिनको खाने के लिए कई जीव जंतु यहाँ पर आ जाते हैं। उनका ये लोग हार्पून है या फिर अन्य प्रकार के जो हथियार होते हैं उनसे ये लोग क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। और पानी में जाने के लिए लोग एक विशेष प्रकार की नाव होती है, खाल से बनी हुई कयास। इस कयास नाव से लोग पानी में जाकर क्या करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं। तो जिन जीव जंतुओं का ये लोग शिकार करते हैं उनमें रेंडियर है, इसके अलावा खरगोश है, सील मछली है,
व्हेल मछली है, वालरस है, इन जीव जंतुओं का शिकार करके ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो शिकार करने की जो पद्धति है उसको दो भागों में बांटा गया है, शीतकालीन शिकार और वसंतकालीन शिकार। शीतकालीन शिकार में भी एक होती है माऊपोक और एक होती है इतुरपोक। माऊपोक में क्या किया जाता है, एक छिद्र होता है जिसपे हड्डी का टुकड़ा लगा दिया जाता है और जब वहां से सील मछली गुजरती है तो एस्किमो जाति के लोग क्या करते हैं, हार्पून नामक भाले से उसका शिकार कर लेते हैं। पितुरपाक में क्या होता है, दो छिद्र बने हुए होते हैं, वहां पे दो अलग अलग व्यक्ति बैठे रहते हैं, एक सील मछली को लालच देके बुलाता है और जैसे ही सील मछली आती है दूसरा वाला संकेत पाकर क्या करता है, हार्पून नामक भाले से प्रहार करके सील मछली का शिकार कर लेता है। इसको इतुरपाक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसे आप लोग याद रखना। दूसरी बात आती है, आर्थिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक हो गया, दूसरा है भोजन। जो मैंने साथ में बता दिया था कि इन लोगों का मुख्य भोजन क्या है, मांस है। ये लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का शिकार करके और उनके मांस का उपयोग भोजन के लिए करते हैं। विशेषकर ये लोग कच्चा मांस ही भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जिन जीव जंतुओं का मांस खाते हैं उनमें सील है, वालरस है, व्हेल मछली है, इसके अलावा रेंडियर है, ध्रुवीय खरगोश आ जाते हैं। इन जीव जंतुओं का के मांस खाकर ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरी बात आती है इनके वस्त्र। एस्किमो जनजाति के लोग ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, इसलिए ये लोग मुख्यतः खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। विशेषकर सील मछली और कैरिबू की खाल के बने हुए वस्त्र होते हैं। कैरिबू एक हिरण की प्रजाति का जीव होता है, जिस प्रकार से हिरण होता है उसी प्रकार का होता है। तो ये लोग मुख्यतः सील और कैरिबू की खाल के बने हुए वस्त्र पहनते हैं। ज्यादातर वस्त्र कैरिबू की खाल के बने हुए पहने जाते हैं, क्योंकि कैरिबू की खाल के बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो काफी गर्म रहते हैं। इन लोगों में जो वस्त्र पहने जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक समान प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इन लोगों में एक जस्सी नुमा वस्त्र पहना जाता है जिसे कहा जाता है तिमियाक। इन लोगों में स्त्री और पुरुषों के द्वारा एक जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र पहना जाता है जिसे क्या कहा जाता है, तिमियाक कहा जाता है। ये नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। और इस जर्सी नुमा वस्त्र के ऊपर एक ऊपर से लेकर नीचे तक लबादा रूपी पूरा वस्त्र होता है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बदन को ढकता है, जो तिमियाक के ऊपर पहना जाता है। उस पूरे वस्त्र को कहा जाता है अनुहाक। ये लोग एक बार वस्त्र पहनने के बाद उसे उतारते नहीं है, क्योंकि ये नहाते नहीं है। और ये वस्त्र तभी उतारते हैं जब वस्त्र फट जाते हैं, उसके बाद दूसरे वस्त्र धारण करते हैं। तो इनमें जो वस्त्र पहने जाते हैं उनके नाम है जर्सी नुमा। जो बाहादार वस्त्र पहना जाता है ऊपर, वो होता है तिमिया। और तिमिया के ऊपर एक लबादा रूपी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बदन को ढकने के लिए जो वस्त्र पहना जाता है खाल से बना हुआ, उसको क्या कहा जाता है, अनोहा कहा जाता है। इसके अलावा ये पैरों को ढकने के लिए खाल से बने हुए जूते भी पहनते हैं। खाल से बने हुए जो जूते होते हैं उनको कहा जाता है कार्मिक। ये इनके वस्त्र आते हैं। इसके अलावा ये लोग वालरस के दांतों से बने हुए छिद्रदार चश्मे भी पहनते हैं। कि वालरस के जो दांत होते हैं उनमें छिद्र निकालकर चश्मे नुमा आंखों को ढकने के लिए चश्मे बना लेते हैं, जो बर्फ की आंधियों से इनकी रक्षा करते हैं। चौथा आता है इनके हथियार व उपकरण। हथियार और उपकरणों की अगर हम बात करें तो इन लोगों के प्रमुख हथियार और उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं हम हार्पून की। हार्पून, जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि एक भालेनुमा हथियार होता है इस प्रकार का, जो आगे से नुकीला रहता है और ये रस्सी से बंधा हुआ रहता है, जिसको ये लोग फेंक कर मारते हैं और साथ में रस्सी बंधी रहती है और उससे ये लोग शिकार करने का काम करते हैं। विशेषकर सील मछली का शिकार करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, हार्पून नामक भाले का उपयोग करते हैं। हार्पून नामक जो भाला होता है इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। हार्पून नामक जो भाला होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 से 2 मीटर तक होती है। ये मुख्यतः हड्डियों के द्वारा बनाया जाता है।
दूसरी मछली की खाल और हड्डियों के द्वारा बनी हुई एक नाव होती है, जिसका उपयोग ये लोग क्या करते हैं, बसंत काल या ग्रीष्म काल में मछलियों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर तक होती है और चौड़ाई 1 से लेकर 1.5 मीटर। तीसरा आता है उमियाक। ये बहुत बड़े आकार की नाव होती है, ये भी खाल और हड्डियों के द्वारा बनाई जाती है, जो कयाक से काफी बड़ी होती है। विशेषकर उमियाक का जो उपयोग है वो व्हेल मछली का शिकार करने के लिए किया जाता है, क्योंकि व्हेल मछली आकार में बहुत बड़ी होती है, तो उसका शिकार करने के लिए किस प्रकार की नाव का उपयोग किया जाता है, उमियाक जैसी बड़ी आकार की नाव का उपयोग किया जाता है। चौथा आता है इसमें स्लेज। स्लेज हड्डियों के द्वारा बनाई हुई बिना पहियों की गाड़ी होती है, जो मुख्यतः वालरस या सील मछली की हड्डियों के द्वारा बनाई हुई होती है। जिस प्रकार से स्नो स्कूटर होते हैं, उसी प्रकार की ये क्या होती है, गाड़ी होती है, जिसको कुत्तों या रेनडियर के द्वारा खींचा जाता है। इसका उपयोग ये लोग मुख्यतः परिवहन करने के लिए या फिर बड़े जीव जंतुओं का शिकार करके उनको अपने निवास स्थान तक लाने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और ये गाड़ी जो है वो बर्फ पे आसानी से फिसल जाती है। हड्डियों की बनी हुई बिना पहियों की गाड़ी होती है, उस गाड़ी को स्लेज कहा जाता है, जिसे कुत्तों या रेंडर के द्वारा खींचा जाता है। इसका मुख्य उपयोग परिवहन करने के लिए या जीव जंतुओं का शिकार करके उन्हें अपने निवास स्थान तक लाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों की आर्थिक क्रियाओं। आर्थिक क्रियाओं में एक बिंदु रह गया आप लोगों का निवास गृह। या आवास बोल सकते हैं। इनके आवास किस प्रकार के होते हैं? ये लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। मुख्यतः इनके जो आवास होते हैं या निवास होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में अलग अलग प्रकार के आवासों का इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः अगर हम बात करें शीतकाल की, 9 से 10 महीने या 8 से 9 महीने की जो शीतकाल की ऋतु होती है, उसमें मुख्यतः ये लोग बर्फ के बने हुए घरों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बर्फ के बने हुए घर बनाते हैं और उन बर्फ के घरों के साथ साथ ये लोग हड्डी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनके जो आवास होते हैं मुख्यतः बर्फ, हड्डी, खाल, पत्थर आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो इन लोगों को सामग्री मिल जाती है, उसी सामग्री से लोग क्या करते हैं, अपने आवास बनाते हैं। शीतकाल में बर्फ के जो घर बनाते हैं उन घरों को इग्लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति के द्वारा शीतकाल में जो बर्फ से बनाए हुए घर होते हैं उन घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ये इग्लू किस प्रकार के होते हैं, गुंबदनुमा होते हैं। इस प्रकार से बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाओं को जोड़कर ये लोग क्या करते हैं, बर्फ के बने हुए घर बनाते हैं। और ये जो बर्फ के बने हुए घर होते हैं ये 4 से 5 फीट तक धरातल के नीचे होते हैं और 2 से 3 फीट तक क्या कर रखे जाते हैं, ऊंचे रखे जाते हैं धरातल से, मतलब अंडरग्राउंड भी होते हैं। कुछ हिस्सा 4 से 5 फीट तक इनका नीचे रखा जाता है धरातल के, और कुछ हिस्सा क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, जिसमें 4 से 5 फीट गहराई में, धरातल की गहराई में ये होते हैं, और 2 से 3 फीट क्या होते हैं, ऊपर की तरफ निकले हुए रहते हैं। और इनका जो दरवाजा होता है वो छोटा सा होता है और बाहर एक सुरंग टाइप में बना दी जाती है। उस सुरंग से ये जो इनका दरवाजा होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। अब ये लोग धरातल के नीचे क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पे बर्फ की आंधियां चलती है, और बर्फ की आंधियों के कारण अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो दरवाजे से होकर जो बर्फ है वो घरों के अंदर घुस जाएगी, पूरा का पूरा जो इनका आवास होता है वो बर्फ से ढक जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, धरातल के थोड़ा नीचे रखते हैं और दरवाजा एकदम छोटा रखा जाता है, और ये लोग ज्यादातर रेंग कर अंदर घुसते हैं। ये जो बर्फ के बने हुए घर होते हैं, इनकी जो दीवारें होती है, इन दीवारों और के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर चारों तरफ सील मछली की खाल लगाई जाती है। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है जिसमें ठंडी हवा मौजूद रहती है, जिसके कारण जो सील मछली की खाल की गर्मी होती है उस गर्मी से इसकी बर्फ पिघलती नहीं है। शीतकाल में मुख्यतः इस प्रकार के ये बर्फ के बने हुए घरों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बसंत काल और ग्रीष्म काल में।
बसंत काल और ग्रीष्म काल में ये लोग मुख्यतः अस्थायी तंबुओं का इस्तेमाल करते हैं। खाल और हड्डियों के बने हुए, विशेषकर सील मछली, रेनडियर और वालरस की जो खाल और हड्डियां होती है, उन खाल और हड्डियों के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, अस्थायी तंबू बनाकर निवास करते हैं। ये इनके आवास या निवास गृह होते हैं। नेक्स्ट आता है समाज और संस्कृति। इनका समाज और संस्कृति कैसी है? एस्किमो जनजाति के लोग साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। इनका समाज पितृवंशी होता है। पिता परिवार का मुखिया होता है और जो पूरा परिवार होता है वो पिता के दिशा निर्देशों का पालन करता है। शिकार करके जो लाया जाता है उसे परिवार में बांटकर खाया जाता है। इसके अलावा इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ये लोग जादू टोना, भूत प्रेत आदि में भी बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। और जब ग्रीष्म काल में ये लोग उत्सव व त्योहार भी मनाते हैं। ग्रीष्म काल में ये लोग विशेष प्रकार के उत्सव और त्योहार भी मनाते हैं। जादू टोना, भूत प्रेत आदि पे ये लोग विश्वास करते हैं। ये लोग समुद्र की एक देवी जिसका नाम ये लोग मानते हैं सेदना, समुद्र की देवी सेदना की लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इस प्रकार का सामाजिक समाज और इनकी संस्कृति पाई जाती है। नेक्स्ट आता है वातावरण समायोजन। पिछले अध्याय में मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ जिस अनुकूलन की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, एडेप्टेशन, वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। पिछले अध्याय में मैंने कहा था कि जब ये बात आएगी तो आप लोगों को इस अध्याय में मैं आप लोगों को बताऊंगा वातावरण समायोजन की बात है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करना, कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। उस ढालने में दो प्रकार बताए थे, एक अनुकूलन और एक दूसरा रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। अनुकूलन जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करके जीवन यापन करता है तो उसका अनुकूलन कहा जाता है। और जब मानव वातावरण में परिवर्तन करके जीवन यापन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, रूपांतरण या मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ये लोग वातावरण के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोगों में नियतिवाद आज भी दिखाई देता है, क्योंकि प्राकृतिक जो वातावरण है वो इन लोगों को प्रभावित करता है। और जैसा वातावरण मिल रहा है उस वातावरण के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वहां पे बर्फ मिलती है तो ये लोग बर्फ के बने हुए घर बना के अपना निवास करते हैं। वहां पे वनस्पति है, खाने के लिए और कुछ नहीं है जीव जंतुओं के मांस के अलावा, तो ये लोग क्या करते हैं, जीव जंतुओं का मांस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। पहनने के लिए इनके पास जो वस्त्र नहीं है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जीव जंतुओं की खाल से बनाकर वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार से जैसा वातावरण है, जैसी दशाएं, उसी के अनुसार अपने आप को ये लोग ढाल लेते हैं। और इस प्रकार से ये वातावरण अनुकूलन का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है आधुनिक समाज से संपर्क। वर्तमान समय में इनका आधुनिक समाज से संपर्क बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आधुनिक समाज के संपर्क में आ रहे हैं, इनके खान पान, रहन सहन, पहनावे, संस्कृति आदि में धीरे धीरे क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अमेरिकन और कनाडा के लोगों से इनका संपर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। 1960 के बाद से अमेरिकन सरकार जो है वो इनके विकास पर प्रयास कर रही है। धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय के जो आधुनिक हथियार हैं, जिसमें बंदूक वगैरह होती है या अग्नि यंत्र होते हैं, उनका उपयोग ये लोग शिकार के लिए करने लग गए हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो स्लेज गाड़ी आती है, उस स्लेज गाड़ी के स्थान पर स्नो स्कूटर का भी उपयोग करने लगे हैं। स्नो स्कूटर बर्फ पे चलने वाले स्कूटर होते हैं बिना पहियों के।
तो स्लेज के स्थान पर ये लोग किसका उपयोग करने लगे, स्नो स्कूटर का उपयोग करने लगे हैं। इसके अलावा जो कयाक है और उमियाक है उसके स्थान पर बड़े आकार की जो नावें होती है, पानी में चलने वाली जो बड़े आकार की जो नावें होती है, मोटर चलित नावें, उन नावों का भी उपयोग ये लोग करने लगे हैं। साथ ही ये लोग क्या करने लगे हैं, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ व्यापार भी करते हैं। ये लोग भालू की जो समर होती है, खाल होती है, उस खाल या फिर जो भी अन्य जीव जंतुओं की खाल होती है उसको बेचकर क्या करते हैं, मुद्रा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, कुछ दिन इग्लू में ठहरते हैं, इन लोगों के रहन सहन, खान पान आदि का अध्ययन करते हैं और बदले में इनको क्या करके मुद्रा वगैरह या पैसे वगैरह देकर जाते हैं, और जिससे इनके जो रहन सहन और खान पान या संस्कृति उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथ साथ ये लोग, अमेरिकन जो सरकार है वो सरकार इनमें शिक्षा के प्रभाव को भी बढ़ा रही है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे भारत सरकार जनजातियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू कर रही है या फिर कर किए हुए हैं, उन कार्यक्रमों के द्वारा जनजातियों का विकास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। उसी प्रकार से यहाँ पर अमेरिकन सरकार और कनाडाई जो सरकार है वो भी इनके विकास में अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है, शिक्षा के साथ जोड़कर या फिर अन्य प्रकार के रोजगार के साधन यहाँ बढ़ाकर इनको आधुनिक समाज के साथ जोड़ा जा रहा है। तो धीरे धीरे इनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ रहा है। इसमें से जो क्वेश्चन बने वो आप लोगों को मैंने बता दिए, तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग नोट भी कर लेना और साथ में अच्छे से याद भी करना, और जितना हो सके अपने साथ वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।